हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो 12th क्लास के इस सीरीज़ में हम लेके आए हैं आज कैपेसिटर, जो हमारा सेकंड चैप्टर, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो सेकंड चैप्टर का आधा पार्ट जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रखा है पूरा, तो उसके बाद कैपेसिटर आता है। ठीक है, तो जनरली कैपेसिटर को हम लोग अलग पढ़ाते हैं क्योंकि कैपेसिटर अपने आप में एक डिवाइस है। तो आइए आज इस चैप्टर की बात करें। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जा करके हमारे पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लें, जिनमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की है, प्लेट्स की वजह से क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर्स क्या होते हैं, क्या ज़रूरत है इनको पढ़ने की, है ना। तो आइए सोचते हैं, मान लीजिए इन कैपेसिटर्स को हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। तो फ़ैन, कभी फ़ैन आपका ख़राब हुआ हो या बहुत धीरे चल रहा हो, कोई रिलेटिव आए हो कह रहे हो अरे आपका फ़ैन तो बहुत धीरे चल रहा है, तो उन्होंने कहा वो कंडेंसर जाके चेंज करा लेना, वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी कंडेंसर लोग बोलते हैं, तो कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, तो आप जाते हैं वहाँ पे, जो भी पैसा लेता है वो कंडेंसर बदल देता है, आपके फ़ैन का रफ्तार बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब कभी हम लोग समरसेबल वगैरह का बटन ऑन करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखिए कैपेसिटर्स लगे रहते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स है जिनमें कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कैपेसिटर का यूज़ क्यों होता है। तो कैपेसिटर जनरली क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। आगे हम लोग लिखेंगे भी इसके डेफिनेशन में। फिलहाल इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो फ़ैन को चलाने के लिए हमको इनिशियल टॉर्क चाहिए। फ़ैन घूमने वाला मोशन करता है, डैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन अगर फ़ैन करता है तो उसको रोटेट कराने के लिए हमको कोई ना कोई फोर्स चाहिए, इनिशियल टॉर्क चाहिए। तो जहाँ कहीं भी ऐसी कोई चीज़ें लगती हैं, इनिशियल टॉर्क देना पड़े, है ना, तो वहाँ पर एक ही सेकेंड, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर्स वगैरह उनमें यूज़ करते हैं। तो ये तो था डेली लाइफ में कैपेसिटर का यूज़। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कैपेसिटर आपको मिलेगा। और ये हमारे सर्किट का एक पार्ट भी है। जैसे सर्किट में हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते हैं, कैपेसिटर पढ़ते हैं, इंडक्टर पढ़ते हैं। इंडक्टर हमको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड में, रेसिस्टेंस मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट में, चैप्टर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर का। ताइयो समझते हैं कैपेसिटर क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर क्या है, इट इज़ अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which stores energy in the form of electrostatic field energy। अब देखिए मुद्दा ये है कि ये जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैट जो है, स्टैट का मतलब रुका होना और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी जब चार्ज रुका रहे तो उसकी पूरी स्टडी हम लोगों ने कर ली। फिर क्वेश्चन आया कि यार इतनी सब कुछ चीज़ें हमने पढ़ी तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, स्वार्थी हैं। वो अलग डेफिनेशन है कि कुछ लोग नहीं होते हैं, अलग का मुद्दा है। तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ, तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ, क्या हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, क्या ये हमारे किसी यूज़ में आ सकता है, क्योंकि पूरी फिजिक्स डील करती है एनर्जी, कैसे हम नेचर से एनर्जी को निकालें और अपने यूज़ में लें। ओके, तो देखा गया कि कैसे हो सकता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करने लगे। काफ़ी लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया होगा, पर यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जिसमें सारे लोग सक्सेसफुल हुए। तो देखा यह गया कि मान लीजिए कोई कंडक्टर हो, तो ये देखा गया है कि कंडक्टर अपने सरफेस पे कुछ चार्जेस को क्या करता है, होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है ना। तो मान लीजिए जैसे कंडक्टर है, इस पर कितना चार्ज है, Q है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल कितना होगा अगर इसका रेडियस R हो, क्या हो, R हो, तो ये क्या है, हॉलो है, अंदर क्या है, हॉलो है। अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा V = KQ/R का स्क्वायर। सॉरी, R होगा, स्क्वायर होता तो फील्ड हो जाता, R हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, वेयर V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और Q क्या है हमारा, चार्ज ऑन द सरफेस है। जैसे ही यहाँ से देख रहे हैं ऐसा चीज़ है, जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर चार्ज रखते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है,
यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा C और ये Q, गड़बड़ लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिखते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहाँ से आएगा Q इज़ इक्वल टू CV। अब आपको इसको थोड़ा समझना है, ठीक है, कि यहाँ पर C क्या है, तो C इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं, इसी का नाम होता है कैपेसिटेंस। क्या नाम होता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है, अपने ऊपर या अपने सरफेस पे चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड्स ऑन, पहला शेप एंड साइज लिख देते हैं, या ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स जिनमें एरिया और डिस्टेंस आ सकता है। दूसरा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे ये समझना ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? एयर लिया हुआ है, ओके। तो एयर का जो हमारा एयर कैसा है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मगर एक टाइम ऐसा आएगा जब एयर भी पोलराइज हो जाता है, एयर भी आयोनाइज हो जाता है ना। तो जब एयर आयोनाइज हो जाएगा तो एयर इंसुलेटर नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे एयर हमारा क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए, एयर हमारा पोलराइज हो जाए, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at which the medium gets ionized, then this field is called dielectric स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस फील्ड पे हमारा ये मीडियम क्या हो जाए, अगर एयर है तो एयर ही आयोनाइज हो जाए, तो ऐसे वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ओके। जाहिर सी बात है इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम कह लो या वोल्ट मीटर कह लो, ठीक है। वोल्ट पर मीटर होता है क्योंकि E इज इक्वल टू कितना होता है? डेल्टा V बाई इतना, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ओके। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता? तो नॉट डिपेंड, जिन पे डिपेंड नहीं करता वो है V और क्या है? Q। इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता, ना ही V पर और ना ही Q पर, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। चलिए, आई होप आपने इन सभी चीज़ों को नोट कर लिया है। तो यहाँ तक हमने देखा बच्चों कि कैपेसिटर कैसे बनता है। तो कैपेसिटर वो प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी कंडक्टर चार्ज को होल्ड करके रखे, तो उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, ओके। कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे, जो मीडियम का होता है। किन चीज़ों पे नहीं डिपेंड करता? तो पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ओके। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर कैपेसिटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर के लिए हमने सीखा Q इज इक्वल टू CV, ओके। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके पास कैपेसिटेंस होता है, जैसे रेसिस्टर एक डिवाइस है जिसके पास रेसिस्टेंस होता है। दूसरा है हमारा स्फेरिकल और तीसरा है हमारा सिलेंड्रिकल। तो ये जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल है इन सबको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, या जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे। पहले हम लोग चर्चा करेंगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये दोनों हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखिए दो प्लेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे दो प्लेट्स हो गए। इन प्लेट्स को हम क्या करते हैं, किसी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे D पे रख देते हैं, ठीक है। इन प्लेट्स का अपना
ये सरफेस एरिया होता है ए, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। एक पर चार्ज हमने रख दिया है प्लस और एक पर रख दिया है माइनस, ओके। अब देखा जाए तो इन प्लेट्स की वजह से 3 स्टेशंस बने। पहला बना पॉइंट यहाँ पर, दूसरा बना पॉइंट यहाँ पर और तीसरा बना पॉइंट यहाँ पर। इन तीनों जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कितना है, इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर कोई पैरेलल प्लेट हो और वो चार्ज हो, जैसे उस पर क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ कहीं किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ, और कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वहाँ सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है, अगर इसका एरिया A है तो हम लिखेंगे Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो सिग्मा को हम बोल सकते हैं प्लस सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर लिखेंगे माइनस सिग्मा, ओके। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, तब जा कर के आपका काम आगे हो पाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर E1, अगर हम E2 की बात करें, E2 कितना होगा, तो देखिए इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर की तरफ, और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर की तरफ। इसको लिखेंगे पॉजिटिव और इसको लिखेंगे निगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको 0 मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से E थर्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव की वजह से इधर, निगेटिव की वजह से इधर, तो ये E निगेटिव लिख दिया मैंने और ये E पॉजिटिव लिख दिया मैंने। पॉजिटिव निगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए थर्ड वाले जगह पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला। लेकिन किंतु परंतु बंधु यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव की वजह से इधर और पॉजिटिव की वजह से भी इधर, यानी दोनों एक तरफ आ गए। तो जब दो वेक्टर एक तरफ लगे रहते हैं तो उनको सिंपली ऐड कर देते हैं, तो ई नेट जो होगा वो हमारा क्या आएगा, 1 इन साइड वो आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जोड़ करके क्या हो जाएगा, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस है कि प्लस है, मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस में ही तो आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, ये दो आधा आधा मिला करके 1 हो जाएगा। इसको अगर चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो Q A बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, ठीक है। यानी बाहर 0 होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही हमको एनर्जी को स्टोर करना है, ओके। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V बाई, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, D लिख सकते हैं हम, सिंपली मॉडुलस लगा दिए तो ये हमको मिल गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये भी हो गई और ये भी हो गई, ओके। अब पोटेंशियल, तो यहाँ से V निकालना है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ED हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, कितना मिल गया, E की वैल्यू रख दी हमने, ये मिल गया। अच्छा जी, अब देखिए चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर तो वो है Q, तो C इज इक्वल टू कितना होगा, Q बाई V होगा। यहाँ से देख लीजिए C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा, तो Q की वैल्यू Q है, V की वैल्यू Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट। Q ने Q को मारा तो ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो कैपेसिटेंस देखिए किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बताइए, देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका एरिया आ गया, डिस्टेंस आ गया, D क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, चार्ज क्या है, पॉजिटिव प्लेट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, इसको बोलते हैं नेगेटिव प्लेट। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव में, यहाँ पर नेगेटिव में। तो C जो हमारा आया पैरेलल प्लेट केस के कंडीशन, प्लेट के कंडीशन में, तो ये आया A एप्सिलॉन नॉट बाई D, जहाँ पर A क्या है, सरफेस एरिया, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके। और ये क्या है, तो इसकी वैल्यू होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12। यूनिट इसका हो जाएगा आपका कितना, तो यूनिट इसका हो जाता है पर न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है इसका यूनिट। तो यहाँ तक आप नोट करिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ तक बच्चों हमने देखा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता है, A एप्सिलॉन बाई D आता है।
जो कि इसमें अगर आप देखिए तो ये किसी भी तरीके से V और Q से इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हमको क्या निकालना है? कितना चार्ज स्टोर होगा, है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो मान लीजिए ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कैपेसिटर है। कैसा है? ओके। एसआई यूनिट क्या होता है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का? एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना होगा? कूलम पर वोल्ट। इसको बोलते हैं बेटा 1 फैराड। कितना? 1 फैराड बोलते हैं। 1 फैराड जो है बहुत लार्ज यूनिट होती है, तो प्रैक्टिकल यूनिट इसकी हो जाती है, प्रैक्टिकल्स यूनिट्स इज जनरली माइक्रो फैराड में लिखा जाता है, पिको फैराड में लिखा नैनो फैराड में लिखा जाता है, पिको फैराड में लिखा जाता है। इसका मतलब 10 के पावर -6 फैराड, इसका मतलब 10 के पावर -9 फैराड, इसका मतलब 10 के पावर -12 फैराड। ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आपको दे रखी होंगी। ओके। अब अगर आपसे इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले, तब सी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा? तो कूलम के लिए क्या लिखते हैं बेटा? 80। और वोल्ट के लिए क्या लिखते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। ऐसे Q इज इक्वल टू होता है CV, तो C इज इक्वल टू कितना होगा? Q/V, है ना। चलिए, तो वोल्ट के लिए लिखते हैं वर्क डन का कितना होगा? mL² T के पावर -2 और डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ से कितना आ रहा है कैपेसिटेंस का? ऐसे भी निकाल सकते हैं। C का फॉर्मूला क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो डायमेंशनल फार्मूला आप लोग निकाल के बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम आपको अगले दिन डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताएंगे C का कितना होता है। ठीक है, एक छोटा सा काम आपको करना है। और देखिए, तो यहाँ तक हमने समझ लिया नोटेशन। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल के लिए ऐसे कैपेसिटर लगा के ऐसे एरो लगा देते हैं। ये कैसा है? वेरिएबल कैपेसिटर है। ओके, ये वेरिएबल कैपेसिटर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट कैपेसिटर और ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे हमने एसआई यूनिट देख लिया। डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है, नहीं बताएंगे तो हम अगले क्लास में बता देंगे। ओके, इसके साथ अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो आइए प्लेट्स को देखा जाए। प्लेट्स को हम सिंपली ऐसे बनाएंगे, इस पर चार्ज कितना Q, इस पर कितना -Q, इसका सरफेस एरिया कितना है A और इसका भी A है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D है। ठीक है, यहाँ पे हम बताने वाले हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। कितना लगेगा फोर्स दोनों प्लेट्स के बीच में? तो अगर देखा जाए फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट कैसे बताएंगे? F इज इक्वल टू, उस पर चार्ज कितना है? माइनस का Q। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये मैंने कहाँ से लिखा? तो ये हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू QE लगता है फोर्स। ओके, यहाँ से तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे जब रखेंगे -Q, तो -Q है। E पॉजिटिव, तो E पॉजिटिव कितना होगा बेटा? पॉजिटिव प्लेट की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको चेंज करेंगे तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ एक प्लेट की वजह से यूज़ हो रहा है, दोनों की वजह से नहीं हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो -Q² एप्सिलॉन नॉट। फोर्स का ये मैग्नीट्यूड आ गया। फोर्स का नेचर कैसा होता है? तो नेचर ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, अब जब ऑलवेज अट्रैक्टिव है सर, तो ये दोनों प्लेट्स आके चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? है कि नहीं? सोचने वाली बात है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट में कि अगर दोनों अट्रैक्टिव हैं तो ये धीरे धीरे आके चिपक जाएंगे। चिपकते इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स होता है। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल होता है, इसको मेटल की पेंटिंग दे दिए, इसको मेटल की पेंटिंग दे दिए और इस पर प्लस, इस पर माइनस चढ़ा दिए। अब इसको तोड़ के थोड़ी चिपक जाएगा,
ठीक है, इसको तोड़ के नहीं चिपकता है। तो डायलैक्ट्रिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना नोट करिए। फोर्स कैसा मिला हमको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, है ना, ये चीज़ हमको मिला। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम एनर्जी देखेंगे और भी जो चीज़ें होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं थोड़ा काफ़ी तेज बोल दिया हूँ, शायद आगे से कोशिश करूँगा थोड़ा स्लो रखने का, पर आप इसको पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और ऐसे ही देखते रहें हमारे वीडियोस को, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।